नमस्कार व्यूअर्स, दिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की सीरीज चल रही थी, इस वीडियो को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मध्यकालीन कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के कौन कौन से साहित्यकार थे जिनसे अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल और यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से मध्यकाल के कवि हुए हैं। तो उसमें हमने देखा था कि प्राचीन काल में 4 कवि थे और मध्यकाल में भी 4 महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं या कवि हुए हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिटेल देखेंगे आगे। तो सबसे पहले केशवदास, फिर पद्माकर, भूषण और बिहारी को भी इंक्लूड किया है क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में कौन कौन से और कौन कौन साहित्यकार हैं या नहीं हैं, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम अध्ययन करने वाले इन चारों कवियों के बारे में, साहित्यकार के बारे में, जो कि इनकी रचनाएं क्या रही हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या खासियत रही है इनकी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, पहला जो है कवि हमारे साहित्यकार केशवदास। तो केशवदास का जो जन्म हुआ था, केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ओरछा में हुआ था। इसे जन्म स्थान ओरछा, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। केशवदास के जो पिता थे, केशवदास के पिता का नाम पंडित काशीराम था और जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के प्रिय मित्र भी थे इनके पिता। बाद में ये ओरछा नरेश के दरबार में आए केशवदास। तो केशवदास स्वयं महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु भी थे। इस बात को भी आप रखिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि ओरछा नरेश जो किसके दरबार में थे, तो इसे भी आप महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबार में भी ये रह चुके हैं। किस वंश के दरबार में थे, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि इन्हें रीतिकाल का प्रथम आचार्य और महाकवि कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास को या महाकवि केशवदास को रीतिकाल का प्रथम महाकवि कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, इनके काव्य की भाषा ब्रज थी। कैसी भाषा लिखते थे, किस शैली में रचना किया करते थे? ब्रज भाषा में। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इनके काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा है और इस पर संस्कृत और बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी प्रभाव रहता है क्योंकि इस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें उस भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट, इन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक प्रधानता दी है। भावों की अपेक्षा कलात्मक चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने प्रधानता दी है। फिर इनके काव्यों में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता होती है। ऐसे जब डीप क्वेश्चन बनते हैं तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथ की प्रधानता होती है, किस प्रकार के काव्यों में कौन सी विशेषता मिलती है। तो याद रखिएगा, जो केशवदास इनके काव्यों में लक्षण ग्रंथ की प्रधानता देखने को मिलती है। फिर अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए इनकी रचनाएं। तो याद रखिए, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहती हैं, जिनमें से रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, मंजरी और नक्सिक, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? केशवदास की हैं। आचार्य केशवदास की पूरी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी रचना आपको ये देख के पूछ सकते कौन सी इनकी रचना नहीं है, किसी दूसरे कवि की रचना शामिल कर देगा और आपसे पूछेगा, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, उसके बाद जहांगीर जसचंद्रिका, मंजरी और नक्सिक। फिर इसके बाद इन्हें एक उपाधि दी गई है कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत या हृदय विहीन कवि भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आचार्य केशवदास के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत या हृदय विहीन कवि कहा जाता है। तो आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत और हृदय विहीन कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचनाओं में इतनी क्लिष्टता है, कठिनाई है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत और हृदय विहीन कवि के नाम से भी हम संबोधित करते हैं, या कवि
जो साहित्यकार समाज इन्हें इस नाम से भी जानता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी आचार्य केशवदास के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट कवि जो है आपके पद्माकर। अगले नेक्स्ट मध्यकालीन कवि हैं, इंपॉर्टेंट कवि पद्माकर। इनका जन्म 1753 ईस्वी में होता है, मृत्यु होती है इनकी 1833 में। इनका जो जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा विवादित रहता है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार सागर, दो इनके जन्म स्थान मिलते हैं। पद्माकर के जो साहित्यकार हैं प्रसिद्ध विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका उन्होंने सागर बताया हुआ है। और रामचंद्र शुक्ल जो हुए हैं इनके अनुसार बांदा, यूपी का, जो यूपी में आता है। ये दो स्थान मिलते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जो वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिए इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। फिर पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि और प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अभी हमने देखा केशवदास रीतिकाल के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, उसी तरह जो पद्माकर हैं रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अर्थात जो रीतिकाल है उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में से आखिरी कवि कौन हुए हैं, तो पद्माकर हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है। आगे देखिए, पद्माकर के काव्यों में भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों का समान क्या विकास दिखाई देता है। दोनों की महत्ता देते हैं अपनी रचनाओं में। कला पक्ष भी भाव पक्ष भी दोनों बराबर बैलेंस करते हुए चलते हैं अपनी रचनाओं में। जबकि हमने देखा कि जो केशवदास थे उनकी रचनाओं में भाव पक्ष तो बहुत ज़्यादा था, भावनात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन कलात्मक पक्ष उतना ज़्यादा मजबूत नहीं। उनका कलात्मक पक्ष पर जोर दिया था, भावात्मक पक्ष पर नहीं दिया था। किसने? केशव दास ने। जबकि पद्माकर ने दोनों पक्षों को समान रूप से रखा हुआ है अपनी रचनाओं में। फिर इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरल चित्रण किया है। अर्थात श्रृंगार रस का भरपूर अपनी रचनाओं में इनके प्रयोग मिलता है। और कविता ब्रजभाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप मिलता है। कविता में ब्रजभाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप में इन्होंने अपनी कविताएं की हुई है, इसे आप ध्यान रखिए। फिर इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी जो शैली है, लिखने की शैली कैसी? चित्रात्मक, स्वाभाविक है, वह सशक्त है, भाषा स्पष्ट, मधुर, प्रभावपूर्ण है। पद्माकर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। अर्थात इन्हें जो जयपुर के नरेश थे महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पद्माकर हुए हैं इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की थी? जयपुर के नरेश महाराजा प्रताप सिंह ने यह उपाधि दी हुई थी। और जयपुर में रहते समय इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ पद्माभरण की रचना की, जो कि दोहों में लिखे गए हैं, उसकी रचना की थी। तो ये भी पूछा जाता है किसके दरबार में इन्होंने लिखा हुआ था पद्माभरण को? तो जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में इन्होंने यह रचना की हुई थी। नेक्स्ट है इनकी कौन कौन सी प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो याद रखिए इनकी रचनाओं में प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, यमुना लहरी, अलीजा प्रकाश महत्वपूर्ण है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, जगत विनोद, रीति ग्रंथ और पद्माभरण, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। मैंने अपने इस चैनल पे ही बहुत से कवियों के, साहित्यकारों की रचनाओं को याद करने की ट्रिक भी डाली हुई, आप उसे भी जरूर देखिए साथ में इस वीडियो को देखने के बाद। फिर इसके बाद देखते हैं अगला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये अलीजा प्रकाश की रचना इन्होंने कब की हुई थी, इसके बारे में फैक्ट है। तो अलीजा प्रकाश जो इनकी रचना है पद्माकर की, ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में की गई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार एग्जामों में कि अलीजा प्रकाश की रचना किस महाराजा के दरबार में पद्माकर के द्वारा की गई है। तो याद रखिए दौलत राव सिंधिया, जो सिंधिया वंश के राजा हुए हैं, महाराज हुए हैं दौलत राव सिंधिया, उनके दरबार में अलीजा प्रकाश की रचना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले कवि के बारे में। अगले कौन से कवि हैं? नेक्स्ट कवि है भूषण। अगले कवि हैं मध्यकाल के भूषण। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित कवि रहते हैं, बहुत इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूषण का जन्म होता है 1613 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1613 ईस्वी बताया गया इनके जन्म का। जन्म स्थान इनका कहाँ पे है? कानपुर जिले में होता है इनका जन्म स्थान, और कर्मभूमि इनकी रहती है मध्य प्रदेश, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1715 में इनकी मृत्यु बताई गई है। वास्तविक नाम इनका क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था घनश्याम। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम घनश्याम, या मूल नाम क्या था? तो घनश्याम था। भूषण
भूषण दास को रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक हैं। अन्य 2 कवि बिहारी और केशव दास थे। फिर रीतिकाल में जब सारे कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने आप को अलग साबित किया। अर्थात जब रीतिकाल के कवि श्रृंगार रस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, उस समय जो भूषण हुए हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी है। मतलब ओजपूर्ण, तेजस्वी, ओजपूर्ण ऐसी कविताओं की रचना की किसने? भूषण ने की हुई थी। फिर भूषण को मध्यकालीन हिंदी काव्य का वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाने का गौरव प्राप्त है। मतलब मध्यकाल में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो माना जाता है भूषण को। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। फिर अगला है, इन्हें भूषण की उपाधि, जो उपाधि है चित्रकूट के महाराजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह द्वारा दी गई है। अच्छे से याद रखिएगा, इन्हें भूषण की उपाधि किसने दी है? तो भूषण की उपाधि रुद्र शाह के द्वारा दी गई। चित्रकूट नरेश थे रुद्र शाह, उनके द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इन्हें उपाधि किसने दी है? चित्रकूट नरेश रुद्र शाह के द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई है। भूषण की भाषा कैसी है? भूषण जो महाकवि हैं, इनकी भाषा कैसी है? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है। आप अच्छे से याद रखिए, इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, परंतु इन्होंने आवश्यकता के अनुसार शब्दों का भी प्रयोग किया है कई जगहों पर अपनी रचनाओं में। फिर भूषण मुक्तक शैली में काव्य रचना की है। मुक्तक शैली में क्या की है? काव्य की रचना की है। इन्होंने भक्ति, सवैया, दोहा, रोला छंदों को भी अपनाया हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसके बारे में देख लेते कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछता है अक्सर। तो विद्वानों के अनुसार इन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हुए हैं। कुल ग्रंथों की संख्या इनकी 6 है, जिसमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास एवं दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये इनके प्रमुख क्या है? इनकी रचनाएं हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास एवं दूषण उल्लास और भूषण हजारा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूषण की। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगले कवि हैं बिहारी। अगले कवि कौन से हैं? अगले कवि हैं आपके बिहारी। तो बिहारी कवि का जो जन्म है 1603 ईस्वी में ग्वालियर में होता है और 1664 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम केशव राय था। फिर बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसे सप्तशती भी कहा जाता है। सतसई है सप्तशती, बिहारी की एकमात्र रचना है। मात्र इन्होंने एक ही रचना की है, जिसका नाम है बिहारी सतसई या सप्तशती भी इसे बोला जाता है। यह बिहारी सतसई के बारे में बताया गया है कि जो बिहारी सतसई है यह कैसी रचना है? तो याद रखिए, जो बिहारी सतसई है यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित किए गए हैं। सतसई भाषा में किस भाषा का प्रयोग हुआ इनकी रचना में? तो ब्रज भाषा के, ग्वालियर तरफ मोस्टली जो ग्वालियर एरिया है उस तरफ ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन्होंने अपनी रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ है। भाषा शैली बिहारी की शुद्ध साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा ही है। फिर इसमें सूरदास की द्वारा जो अपनाई की भाषा थी, सूरदास की जो चलती ब्रज भाषा, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है इनकी रचनाओं में। बिहारी का शब्द चयन बहुत ही सुंदर और सार्थक है। और बिहारी जो कवि हुए हैं, इनके विषय के अनुसार बिहारी की 3 प्रकार की शैली है। कौन कौन सी? तो इनकी शैलियों के बारे में आप याद रखिएगा, मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ उनके बारे में, रचनाओं के शैलियों के बारे में। मधुर पूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरल शैली और चमत्कार पूर्ण शैली। 3 शैली है, जो कि मधुर पूर्ण व्यंजना शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरल शैली और चमत्कार पूर्ण शैली। 3 प्रकार की शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। और लास्ट लाइन पैरा है आपका कि बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है और श्रृंगार के दोनों वियोग और संयोग दोनों ही पक्षों का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। और प्राकृतिक चित्रण बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे। तो प्राकृतिक चित्रण करने में बिहारी सभी कवियों के बराबर ही माने जाते हैं। तो ये थे आपके मध्यकाल के प्रमुख कवि, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको आधुनिक काल के कवियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा वीडियो आने में लेट हुआ है, कुछ आवश्यक कार्य थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए क्षमा। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे अल्टरनेट डेज पे, या 2 से 3 दिनों में निश्चित रूप मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे ADPO हो या अभी बहुत से एग्ज़ाम PSC द्वारा लिए जाने हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।